हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू आरएम इंस्टीट्यूट। हम बात करेंगे आज से यूनिट 6 के बारे में, जो हमारी इकोनॉमिक्स की यूनिट है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। आखिर बेसिक जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वो क्या क्या है, वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, और वैसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि यूनिट 6 इकोनॉमिक्स, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ एमपी इकोनॉमी जो है वो भी रहेगी। तो इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक और एमपी इकोनॉमी के टॉपिक जो हैं वो रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी से रिलेटेड जो जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सिलेबस जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड आरबीआई, सेबी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन आईपीआर, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो दो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे तीन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, नाफ्टा और G20, उसकी हम बात करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में कुछ और भी जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ एमपी की जब बात करते हैं तो एमपी से रिलेटेड चीज़ों की बात करेंगे, एमएसएमई सेक्टर की बात करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सभी टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, इंडियन इकोनॉमी से। और इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि ये है आपका बेस। और अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। इसलिए हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि सर ये इकोनॉमिक्स जो है वो आखिर होता क्या है। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन की ही क्लास लूँगा मैं आपकी, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट में हमको क्या-क्या चीज़ें देखनी है। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। 2 ग्रीक वर्ड हैं एक्चुअली, ठीक है? यहाँ पर जो आप देखेंगे तो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर आपको चीज़ें नज़र आएँगी। एक वर्ड जिसको आप कहते हो इकोस एंड अदर वन इज़ नोमोस। इकोस मीन्स family and nomos means मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि सर दो ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड क्या है, तो सर ग्रीक वर्ड हैं इकोस एंड नोमोस। और इकोस और नोमोस से मिलकर एक नया वर्ड बना था जिसको हमने क्या बोला था, इकोनोमिया। और वही इकोनोमिया बाद में मॉडिफाई होकर क्या कहलाया, इकोनॉमिक्स कहलाया। इन वर्ड के बेसिस पर जब आप बात करोगे तो आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी कि सर इकोस और नोमोस जो है, जब ये दोनों वर्ड मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि एक फैमिली के मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, जो किसकी बात करता है, जो फैमिली के मैनेजमेंट की बात करता है, फैमिली के मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करता है। लेकिन क्या इस सब्जेक्ट का दायरा, क्या इस सब्जेक्ट का ऑरा जो है वो यहीं तक है, क्या वो फैमिली के मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इस वर्ड के बेसिस पर आप बोल सकते हो कि सर इकोनॉमिक्स इज अ फैमिली मैनेजमेंट, है ना। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक फैमिली का मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी जो की जाती है वो किस सब्जेक्ट में की जाती है, वो इकोनॉमिक्स में होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली तीन होती हैं: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन फॉर्म में होंगी, या तो वो प्रोडक्शन के फॉर्म पर होंगी,
या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पर होगी या फिर वो कंजम्पशन के फॉर्म पर होगी। तो ये भी एक पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसका किसके बेस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन किसका होगा, तो वो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। एंड गुड्स एंड सर्विसेज किस बेसिस पर प्रोड्यूस किए जाएंगे, किस बेसिस पर उनका डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा मार्केट की डिमांड पर बेस्ड होगा। और डिमांड पर बेस्ड होकर चीज जो होगी वो होगी सप्लाई। तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का बेस क्या है, यही डिमांड है। अगर डिमांड होगी तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है, अगर डिमांड नहीं है तो ये सब्जेक्ट भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी से एग्जीक्यूट होती हैं, पैसे से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले मुझे सैलरी मिल रही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि पैसे का लेन देन है, मनी का ट्रांजेक्शन नजर आ रहा है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बदले आपने क्या किया है, एक फीस पे की है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने इंटरनेट के साथ में कनेक्टिविटी की है, तो इंटरनेट सर्विस को यूज करने के लिए आपने क्या किया है, पैसे खर्च किए हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जिस लैपटॉप, जिस टैबलेट, जिस मोबाइल पर आप देख रहे हैं, उसको खरीदने के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जहां पर भी आपने पैसे का ट्रांजैक्शन किया, मनी का फॉर्म पे ट्रांजैक्शन किया, वो प्रोसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी पर जाएगी। और या तो वो प्रोडक्शन होगी, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और या फिर वो कंजम्पशन होगी। इन्हीं तीनों फॉर्म पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन के फॉर्म पर होते हैं। किन पर बेस्ड होगा, गुड्स एंड सर्विस पर बेस्ड होगा। अब ये बात आती है कि सर ये गुड्स क्या होंगे, ये सर्विस क्या होंगे। तो कोई भी टेंजिबल फॉर्म पर कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप टच कर सकते हो, वो गुड्स की कैटेगरी पर आता है। और इनटेंजिबल फॉर्म पर कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन आप यूज करते हैं, वो सर्विस के फॉर्म पर आ रहे हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा, तो आपके लिए आपका मोबाइल जो है वो गुड्स है ना, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और उस मोबाइल का जो रिचार्ज है, जिसका आपने क्या किया, 700 800 आपने उसके लिए एक्सपेंड किया, जिसके बदले आपको टॉक टाइम, इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो मिल रही है। तो उस मोबाइल का जो रिचार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो आपका, अगर हम बात करें तो सर्विस की कैटेगरी पर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, यूज मतलब प्रोडक्शन तो है लेकिन टेंजिबल फॉर्म पर नहीं हो रहा है। तो कोई भी चीज जो टेंजिबल फॉर्म पर होगी वो गुड्स है, कोई इंटेंजिबल फॉर्म पर होगी वो सर्विसेज है। अब किसके बेसिस पर कितना प्रोडक्शन, कितना डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो डिमांड के बेसिस पर उतनी सप्लाई जो है वो की जाए। तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो इसी पर बेस्ड है, इसी डिमांड सप्लाई पर ही बेस्ड होता है, राइट। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो सर इकोनॉमिक्स के फील्ड पर, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स के फील्ड पर अगर अब बात करें तो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। और ये जो फर्स्ट नोबेल प्राइज है वो किसको मिला है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि दो व्यक्तियों को साथ में मिला है, ठीक है। एक व्यक्ति, एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है रेगनार फ्रिस, और दूसरे का नाम है जेन टिम्बरजन। ये थे नॉर्वे से, रेगनार फ्रिस जो थे वो बिलोंग करते थे नॉर्वे से, और जेन टिम्बरजन जो है वो हॉलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में एक और नाम आपको याद रखना है कि सर इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं एडम स्मिथ। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डिमांड सप्लाई रूल, इस तरीके की अलग अलग थ्योरीज इन्होंने जनरेट की हैं, इस तरीके की अलग अलग थ्योरीज इन्होंने दी हैं, जिसके कारण से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। और इकोनॉमिक्स के फील्ड पर जब आप बात करोगे तो इकोनॉमिक्स के फील्ड पर फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, तो दो व्यक्तियों को साथ में, रगनार फ्रिस और जेन टिम्बरजन को साथ में दिया गया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि कब दिया गया है,
तो वो दिया गया है 1969 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर इकोनॉमिक्स जो है उसके टाइप क्या हैं। वैसे तो टाइप बहुत हैं, ठीक है, लेकिन मेन डिवीजन जो आपको नजर आएगा वो आपको नजर आएगा दो पार्ट में, जिसमें फर्स्ट पार्ट बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें पहला पार्ट जो है वो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किसी भी इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं बेस होगा, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप बात करोगे तो किसी न किसी इकोनॉमिक्स का अगर आप देखेंगे तो लार्ज एस्पेक्ट्स की स्टडी जो है वो वहां पर की जाएगी। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो मेनली स्टडी करता है स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसा इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करता है लार्ज एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। क्वेश्चन उठता है कि सर लार्ज एस्पेक्ट्स और स्मॉल एस्पेक्ट्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कैसे लार्ज एस्पेक्ट्स बोलेंगे, क्या स्मॉल एस्पेक्ट्स बोलेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखोगे तो याद रखिएगा कि जब आप इंडिविजुअल के बेसिस पर बात करोगे और दूसरा जब आप फैमिली के बेसिस पर बात करोगे, ठीक है, जब आप इंडिविजुअल के बेसिस पर बात करोगे और फैमिली के बेसिस पर बात करोगे और उनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर बात करोगे तो वहां पर हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। और जब आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीजें देखेंगे, पॉवर्टी की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, नेशनल इनकम की बात होगी, इस तरीके के जब लार्ज पर्सपेक्टिव के लार्ज एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करोगे तो हम क्या बोल देंगे कि वो कहाँ पर आएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो स्टडी करता है मेनली स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमीज, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो मेनली स्टडी करता है लार्ज एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट इसमें जरूर याद रखेंगे। तो माइक्रो में आप देखो तो इंडिविजुअल फैमिली की डिमांड, इंडिविजुअल फैमिली की सप्लाई, इंडिविजुअल फैमिली की इनकम, है ना। और लार्ज एस्पेक्ट्स पे आप देखो तो आपको कुछ इतनी चीजें नजर आती, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अभी तक बात कर रहे थे किसकी, सर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन एक वर्ड हमने सुना है जो हमारे सिलेबस में है वो है इकोनॉमी, राइट। ये क्या होता है, तो सर इकोनॉमी जो है वो प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती क्यों है और किसका मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो सर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कंट्री के पास में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट किसका करना है, ठीक है, मैनेजमेंट किसका, तो कंट्री के पास में जो भी रिसोर्सेस हैं उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टर्म है उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब बात आती है, पहले ये देख लीजिए कि सर रिसोर्सेस क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो रिसोर्सेस क्या होता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को फुलफिल करे हमारे लिए रिसोर्सेस के तौर पर देखी जाएगी। अब ये रिसोर्सेस मेनली तीन फॉर्म पर आपको नजर आते हैं। एक आपको नजर आएगा नेचुरल रिसोर्सेस, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के पास अगर आप देखोगे तो तीन प्रकार के रिसोर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो कौन सा है, वो ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स सर उसको बोलते हैं जो किसी भी कंट्री की
स्किल्ड पॉपुलेशन होती है। सर किसी कंट्री की जो स्किल्ड पॉपुलेशन होती है वो उस कंट्री के लिए एज अ ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर काम करती है। और किसी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स जितना बेहतर होगा, किसी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स जितना बेहतर होगा, उतना बेहतर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा एंड उतना ही बेहतर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होगा। अगर किसी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो बेहतर होंगे, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होगा, तो वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट उतना ही बेहतर करेगा और उतना ही बेहतर वो क्या करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेगा। फॉर एग्जांपल इसको आसान भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास में रिवर सिस्टम जो है वो आपका बहुत बेहतरीन है और वाटर फैसिलिटी या वाटर रिसोर्सेज जो है वो आपकी कंट्री पर, आपके एरिया पर बहुत ज़्यादा है। उसका यूज करके आप इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग एनर्जी के सोर्सेस बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि वैसा करने वाले लोग आपके पास में होने चाहिए। अगर यही लोग नहीं होंगे, अगर स्किल्ड पॉपुलेशन ही आपके पास में नहीं होगी, तो फिर नेचुरल रिसोर्स कितना भी हो उसका यूज आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं होगी तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये भी तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो किसी कंट्री में अगर आप देखो तो ह्यूमन रिसोर्स जितनी जो ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी जितनी बेहतर होगी उस कंट्री पर, अगर आप देखेंगे तो वहां पर रिसोर्सेज जो हैं वो उस कंट्री पर ज़्यादा बेहतर आएंगे और उन्हीं रिसोर्सेज का मैनेजमेंट जब बेहतर तरीके से होगा और उस मैनेजमेंट को करके आप कंट्री का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से करेंगे तो उस मैनेजमेंट को नाम दिया जाएगा इकोनॉमी, उसको बोला जाएगा अर्थव्यवस्था। राइट, तो ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इकोनॉमी में क्या इसके टाइप भी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का एक फॉर्म जिसमें हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को देख सकते हैं कि आखिर उसमें क्या क्या होंगे। तो मेनली जो डिवीजन है वो 3 अलग अलग पार्ट पर है, जिसमें से एक जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो बात आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। और थर्ड वन की अगर बात करें तो बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिवीजन है वो आखिर किस बेसिस पर होगा, यहाँ पर चीजें किस आधार पर होंगी? तो रिसोर्सेस के ऑनरशिप के बेसिस पर आपको ये डिवीजन जो है वो नजर आएगा। रिसोर्सेस की ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप है, पब्लिक ऑनरशिप है, मिक्स्ड ऑनरशिप है, वो कैसी है उसके बेसिस पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको चीजें नजर आएंगी। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जब आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर रिसोर्सेस पर ऑनरशिप जो है वो किसके पास में है, वो प्राइवेट के पास में। और इकोनॉमी जो है अगर हम बात करें वो किस पर बेस्ड है, सर वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। राइट सर, वो क्या है, सर वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। तो क्या यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट ओनरशिप इकोनॉमी है, तो क्या यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होती है? क्या यहाँ पर सरकार नहीं होती है? बिल्कुल होती है, गवर्नमेंट का रोल भी होता है। बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो कैसा होता है, उसका रोल इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो रोल है रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन है। गवर्नमेंट मार्केट को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो ये डिसाइड करती है कि किन नियमों पर आधारित होकर किसके बेस पर चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी, किस आधार पर काम जो है वो होगा। उनसे संबंधित नियम और नियंत्रण बनाने का काम कौन करेगा, तो गवर्नमेंट करेगी। अब बात आती है कि यूपीएससी का एक क्वेश्चन है वो भी सुन लीजिए। गवर्नमेंट का रोल जो है, गवर्नमेंट का काम जो है वो कैसा है, वो डायरेक्टली इंटरफेरेंस का नहीं है। मिनिमम इंटरफेरेंस की सिचुएशन आपको मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की सिचुएशन आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर नजर आएगी। यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन ही नजर आएंगे सरकार की तरफ से। तो क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो काम है वो मिनिमम इंटरफेरेंस के फॉर्म पर है, इसलिए बोला जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है, इसलिए हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट जिस पॉलिसी को अपनाती है वो पॉलिसी है हैंड्स ऑफ
पॉलिसी। सरकार जिस नीति को अपनाती है उसको हम बोलते हैं हैंड्स ऑफ पॉलिसी। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हैंड्स ऑफ पॉलिसी किस फॉर्म की इकोनॉमी पर जनरली देखने को मिलती है। तो हैंड्स ऑफ पॉलिसी नजर आती है आपकी कहाँ पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर। बात समझ में आ रही है, ये भी इसमें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, क्या देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है, तो सर सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलती है रिसोर्सेज पर ऑनरशिप किसके पास में होगी, गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ही क्या करेगा, आगे डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को करेगा, वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ों को करेगा। जैसे कि चाइना से रिलेटेड, चाइना की इकोनॉमी, वियतनाम की इकोनॉमी, क्यूबा की इकोनॉमी, मेनली यहाँ पर। तो ऑनरशिप यहाँ किसके पास में है, प्राइवेट के पास में, यहाँ किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में। एंड जब मिक्स की आप बात करोगे तो मिक्स पर क्या समझ में आता है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेस आर ओन्ड बाई प्राइवेट एंड पब्लिक और गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि रिसोर्सेज का जो ऑनरशिप है वो किसके पास में रहेगा, वो प्राइवेट के पास भी रहेगा और गवर्नमेंट के पास भी रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि सर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि प्राइवेट ऑनरशिप है, इट मीन्स कि यहाँ पर कैपिटलिस्ट फॉर्म है, और गवर्नमेंट ऑनरशिप है, इसमें इट मीन्स यहाँ पर सोशलिस्ट फॉर्म है। जब ऐसी सिचुएशन है तो आपने क्या बोला, मिक्स्ड फॉर्म जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में आ रही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जब आप बात करोगे तो आपको नजर आएगा कॉम्बिनेशन, आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उनका कॉम्बिनेशन नजर आएगा, और उसके आधार पर अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आखिर स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। बात समझ में आ रही है। चलिए आई होप कि आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड फॉर्म जो है वो समझ में आ गए होंगे। इंडिया में अगर हम बात करें, मेनली अगर आप देखो तो इंडिया में किस प्रकार की इकोनॉमी है, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो करेंटली इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ और भी टाइप होते हैं। अब देखिए कुछ और टाइप क्या, फिर आता है हमारे पास में ओपन इकोनॉमी, और आता है हमारे पास में क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के दो फॉर्म हमारे पास में और आते हैं, एक आता है ओपन इकोनॉमी और एक आता है हमारे पास में क्लोज्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको क्या पता चलता है कि सर ओपन इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कोई कंट्री या कोई इकोनॉमी वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ में किसी भी प्रकार से कनेक्टेड, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक इकोनॉमी है ए, ठीक है, एक है बी, एक है सी, एक इकोनॉमी है डी, और एक इकोनॉमी है आपकी ई। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि सर ए ने क्या किया, ए ने एक्सपोर्ट किया, ए ने क्या किया, ए ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, किसको, बी को, और ए ने एक्सपोर्ट किया किसको, डी को, ठीक है। साथ ही साथ डी ने क्या किया सर, डी ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया सी को, और सी ने क्या किया, इंपोर्ट किया। एक और कंडीशन जोड़ देते हैं, कहाँ से, ए से। तो यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है, तो आप देखिए क्या बोल सकते हैं, ए कर रहा है तो ये हो गया एक्सपोर्ट, ए एक्सपोर्ट, बी की सिचुएशन। यहाँ पर आप देखिए तो क्या बोल रहा है, ये कैसी सिचुएशन है, तो ए एक्सपोर्ट, सी की सिचुएशन। यहाँ आप देखिए तो क्या है, ए एक्सपोर्ट, डी की सिचुएशन है, एंड यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, डी एक्सपोर्ट, सी की सिचुएशन आपको नजर आ रही है। इसी को उल्टा करके देखोगे तो आपको अगर हम देखें तो इंपोर्ट की कंडीशन जो है वो भी नजर आएगी। अब आप देखिए इन 5 कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज ये समझ में आती है कि सर जी जो है, माफ करिए, ए जो है
वो क्या कर रहा है, ए को जब आप देखिए तो ए कर रहा है, कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ए सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है सर, बी क्या कर रहा है, बी जो है वो सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है। सर सी क्या कर रहा है, सी ने ए से इंपोर्ट किया, सी ने डी से इंपोर्ट किया, ये भी सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड डी की अगर हम बात करें तो डी ने इधर से इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये पता चलती है कि सर अलग अलग कंट्री, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री के साथ कहीं ना कुछ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। जब ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वहां पर हम क्या बोल देते हैं, वहां पर हम बोलते हैं कि सर यहाँ पर जो इकोनॉमीज है, इन कंट्री पर जो इकोनॉमी है वो कैसी है, वो ओपन इकोनॉमी है। इन कंट्रीज पर जो इकोनॉमीज है वो कैसी है, वो ओपन फॉर्म है। और ई क्या कर रहा है, ई किसी भी कंट्री के साथ ना तो इंपोर्ट कर रहा है एंड ना ही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ई क्या कर रहा है, ई की जब हम बात करते हैं तो ई किसी भी कंट्री के साथ ना तो इंपोर्ट कर रहा है ना ही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपकी किसी भी दूसरी कंट्री के साथ ना तो ट्रेड हो रहा है, ना तो इंपोर्ट के फॉर्म में, ना एक्सपोर्ट के फॉर्म में, एंड ना ही इन्वेस्टमेंट के फॉर्म पर, तो वैसी सिचुएशन पर हम बोलते हैं कि ये क्या हो गई, ये क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई। तो क्लोज्ड इकोनॉमी किसकी है, ई की है, और ओपन इकोनॉमी किसकी है, इन सब की है। बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर 1990s तक इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या वो क्लोज्ड फॉर्म पे थी। एक क्वेश्चन उठता है कि क्या 1990s तक इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड फॉर्म पे थी। तो याद रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स पे जब भी आप बात करोगे तो आप याद रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी पार्सली क्लोज्ड फॉर्म पे नजर आती है। पार्सली क्लोज्ड फॉर्म कहाँ पर, तो याद रखिएगा पार्सली क्लोज्ड फॉर्म जो है वो नजर आता है 1991 तक। और 1991 पे जब हम पहुंचते हैं तो फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, सॉवरेन डेफिसिट, इन सिचुएशन को खत्म करने के लिए आईएमएफ से लोन लेते हैं, एलपीजी अपनाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के अंडर में ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं, और ओपन डोर पॉलिसी के अंडर में एफडीआई को अलाउ करते हैं। इट मींस कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो हम क्लोज्ड फॉर्म में किस में थे, हमने ट्रेड में क्लोज्ड फॉर्म नजर नहीं आता था, बल्कि हमारा जो क्लोज्ड फॉर्म नजर आता था वो इन्वेस्टमेंट पर नजर आता था। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज पार्सली क्लोज फॉर्म। अगर आप देखोगे तो वो आपको नजर आएगा कहाँ तक, टिल 1990s, है ना। तो ये याद रखेंगे यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की कोई कंट्री जो ओपन इकोनॉमी के फॉर्म पे है, मोस्टली आप सभी कंट्री का नाम ले सकते हैं। और अगर आपसे पूछे क्लोज्ड इकोनॉमी तो आप बोलोगे कि परमानेंट फॉर्म पे वर्ल्ड की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो परमानेंट फॉर्म पर क्लोज्ड फॉर्म पे हो। यहाँ जब आप देखोगे तो एक चीज पता चलेगी कि सर क्लोज्ड इकोनॉमी पार्शियल फॉर्म पर इंडिया में अवेलेबल थी अलग अलग कंट्री पे। जब कोविड का केस हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक पूरे तरीके से चीजें जो हैं वो बंद थी, कंडीशन कुछ ऐसी नजर आ रही थी, तब हम बोलते हैं कि क्लोज, पार्शियली क्लोज, है ना। तो इसलिए पार्शियली वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद इकोनॉमी के अगले टाइप की, तो फिर बात आती है किसकी, फिर बात आती है पैरेलल इकोनॉमी की। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, फिर बात आती है पैरेलल इकोनॉमी की। अब ये पैरेलल इकोनॉमी क्या बोलता है, तो आप देखो कि इंडिया की जब हम बात करते हैं, है ना, अब देखिए कि जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की, तो वहां पर जब आप देखोगे तो लोगों के पास में वाइट मनी भी है। ठीक है, और साथ ही साथ लोगों के पास में ब्लैक मनी भी होता है। ठीक है, तो जब लोगों के पास में वाइट मनी है और लोगों के पास में ब्लैक मनी है तो वो करते क्या है, वो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या कर रहे हैं, वाइट मनी से कंबाइंड फॉर्म पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आ रही है, एंड सेम एज इट इज ब्लैक मनी पर बेस्ड होकर भी इकोनॉमिक, क्योंकि अगर आपने पैसे का यूज करके प्रोसेस एग्जीक्यूट किया तो वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या नजर आता है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इस इकोनॉमी को कंबाइंड फॉर्म में, जो व्हाइट मनी पर बेस्ड इकोनॉमी है उसको कंबाइंड फॉर्म में हम कंट्री की इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर एक इकोनॉमी चल रही है,
लेकिन यहाँ पर इस पर भी बेस्ड होकर तो एक इकोनॉमी चल रही है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कंबाइंड फॉर्म में एक इकोनॉमी जो है वो आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। तो यहाँ आप देखो कि पैरेलली, मतलब कि ये क्या है, ये कंट्री की इकोनॉमी है। यहाँ पर क्या नजर आ रही है, कंट्री की इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ ये इकोनॉमी क्या है, तो सर ये इकोनॉमी ऐसी है जो ब्लैक मनी पर बेस्ड इकोनॉमी। तो याद रखिएगा कि कंट्री की इकोनॉमी के पैरेलली जो साथ साथ एक इकोनॉमी चलती है, कंट्री की इकोनॉमी के पैरेलली जो इकोनॉमी चलती है उसको हम ब्लैक मनी पर बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सर पैरेलल इकोनॉमी जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, व्हाइट मनी एंड वहां पर ब्लैक मनी, दोनों नजर आ रही है। तो व्हाइट और ब्लैक से मिलकर क्या कलर बनता है, ग्रे। तो इसको हम एक नाम और देते हैं कि सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रे इकोनॉमी। पॉइंट क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि सर ये ग्रे इकोनॉमी। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए एक एक करके फिर से बात करते हैं। क्या इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया सर, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, कंट्री ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ, है ना, कंट्री जो है वो करना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में इंडिया में मेनली जो है वो आप देखिए तो मिक्स्ड फॉर्म आपको नजर आता है, साथ ही साथ ओपन और क्लोज्ड में अगर आप देखिए तो इंडिया में आपको क्या नजर आता है, आपको ये नजर आता है ओपन। और साथ ही साथ अगर आप पैरेलल देखिए तो पैरेलल इकोनॉमी भी नजर आती है। कैसे बता सकते हैं, तो सर पैरेलल इकोनॉमी इसलिए नजर आती है अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो पैरेलल इकोनॉमी इसलिए नजर आती है क्योंकि कंट्री में डिमोनेटाइजेशन करने की जरूरत है। क्योंकि सर देश में नोटबंदी हुई है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, हेलीकॉप्टर हुवर हुआ है, तो इस चीज का सबूत है कि कंट्री में ब्लैक मनी भी है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी भी है। तो यहाँ पर याद रखिए इंडिया में मेनली जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, साथ ही साथ ओपन इकोनॉमी, साथ ही साथ पैरेलल इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी जो है वो भी आपको नजर आती है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि सर इंडिया की अगर बात करें तो बिफोर 1947 की कंडीशन कैसे थी, बिफोर 1947 की इकोनॉमी जो है वो कैसी थी। तो बिफोर 1947 की जब आप इकोनॉमीज की बात करते हो तो वहां पर आपको दो फॉर्म नजर आता है। क्या फॉर्म नजर आता है? एक फॉर्म नजर आता है कॉलोनियल इकोनॉमी, एक फॉर्म नजर आता है कॉलोनियल इकोनॉमी, और एक फॉर्म आपको नजर आता है कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। ठीक है, एक फॉर्म आपको नजर आता है कॉलोनियल इकोनॉमी और एक फॉर्म आपको नजर आता है कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। अब यहाँ पर कंडीशन कैसी है, कॉलोनियल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, कॉलोनियल इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब होता है कि सर अगर किसी एक कंट्री का रेगुलेशन किसी दूसरी कंट्री के द्वारा हो, किसी एक कंट्री की इकोनॉमी किसी दूसरी कंट्री के द्वारा रेगुलेट की जाए, तो वहां पर हम बोलते हैं कि ये कॉलोनियल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। जैसे अगर हम बोलें तो ब्रिटेन जो था उसने इंडिया को एज अ कॉलोनी के तौर पर डेवलप किया था, और इंडिया के जैसे कुछ और भी देश थे जिसको उसने एज अ कॉलोनी के तौर पर डेवलप किया था। तो यहाँ पर कंडीशन क्या नजर आती है कि सर ब्रिटेन का रेगुलेशन इंडिया पर है। सर कैसे पता कि रेगुलेशन है, तो आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री पर लेकर चलता हूँ तो फिर वहां से कहानी समझ में आएगी। कि हमारे यहाँ के जो फार्मर थे उनको ये बोला जा रहा था कि आप किन चीजों का प्रोडक्शन करोगे। उन्होंने ये बोला कि देखो ऐसा है, आप क्या करो, आप कॉटन का प्रोडक्शन करो, आप ओपियम का प्रोडक्शन करो, आप नील का प्रोडक्शन करो। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन जो है वो रेगुलेट हो गया। अब प्रोडक्शन जब रेगुलेट हो गया तो प्रोडक्शन जो है वो क्या है, प्रोडक्शन होता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी से मिलकर क्या बनता है, इकोनॉमी बनती है। तो अगर हमारे प्रोडक्शन पर रेगुलेशन हो गया, इट मींस कि हमारी इकोनॉमी पर रेगुलेशन हो गया, और इंडिया की इकोनॉमी रेगुलेट की जा रही है किसमें, ब्रिटेन के द्वारा। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब एक कंट्री की इकोनॉमी किसी दूसरे कंट्री के द्वारा रेगुलेट होती है तो उसको हम बोलते हैं कोलोनियल इकोनॉमी, राइट। तो इंडियाज इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय ब्रिटेन इकोनॉमी इन बिफोर 1947। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि क्या है, ये कोलोनियल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, राइट। तो ब्रिटेन का रेगुलेशन कहाँ नजर आ रहा है, हमारे प्रोडक्शन पर, और प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है और इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी का पार्ट है। तो अगर हमारा प्रोडक्शन रेगुलेट हो गया और ऐसी चीजों का प्रोडक्शन जिसका कमर्शियल यूज किसको है, मतलब इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है ना, जिसका कमर्शियल यूज किसको था, जिसका कमर्शियल यूज जो था वो ब्रिटेन को था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पर जोर दे रहे थे, वैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कराने की बात कर रहे थे जिसका वाणिज्यिक उपयोग या कमर्शियल यूज ब्रिटेन को देखने को मिले। तो हमारे इकोनॉमी पर रेगुलेशन क्या कर रहे थे, ब्रिटेन के द्वारा हो रहा था। इसलिए हमने बोला कि कोलोनियल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। और ये कब नजर आता है भारत में, तो ये नजर आता है आपको बिफोर 1947, ठीक है। इसी का एक भाई है, वो भी देखो आप पहले, कौन है ये बोलता है सर कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है सर कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्या बोलती है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन कैसी बन रही है, एक डायग्राम देखो तो इससे आपको कहानी समझ में आएगी। यहाँ पर ये हुआ कि इंडिया का प्रोडक्शन पर रेगुलेशन किसने किया, ब्रिटेन ने। यहाँ से क्या बोला, इसको बोला कि देखो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, तो आपका जो प्रोडक्शन है उसमें आप कॉटन प्रोड्यूस करो, ओपियम प्रोड्यूस करो, नील प्रोड्यूस करो, है ना, और वैसी चीजों का प्रोडक्शन करो जिसका कमर्शियल यूज किसको हो, ब्रिटेन को हो। तो करेंगे क्या ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करा के, तो क्या कर रहे थे सर, इसको ले जा रहे थे कहाँ, इसको ले जा रहे थे सर ब्रिटेन। और ब्रिटेन की इंडस्ट्री में सर क्या कर रहे थे, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम डेवलप हो रहा था। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री से बनकर बाहर निकलता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री से बनकर बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड आइटम, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन पर रेगुलेशन हुआ है इसका यूज कैसे किया, इसका यूज किया एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म पर, ठीक है। और इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम डेवलप हुआ और मैन्युफैक्चर्ड आइटम को लाकर क्या किया, वापस से लाकर इंडिया में बेच दिया। तो इंडिया को कैसे ट्रीट किया, एज अ मार्केट के फॉर्म पर। बात समझ में आ रही है। तो ये अगर किसी कंट्री का रॉ मटेरियल कंट्री के बाहर लेकर जाएं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट डेवलप हो, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है वो वापस से लाकर उसी कंट्री पर बेच दें जिस कंट्री का रॉ मटेरियल था, तो वैसी सिचुएशन पर जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर कैसी नजर आएगी, इंडिया की इकोनॉमी बिफोर 1947 आपको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म पर नजर आएगी। तो कोलोनियल और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। बात समझ में आ रही है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए। तो इंडिया की अगर बात करते हो तो इंडिया में बिफोर 1947 कॉलोनियल फॉर्म भी था, और इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में बिफोर 1947 ये फॉर्म भी। आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी भी तो हम रॉ मटेरियल कंट्री को भेजते हैं, कभी कभी वो उस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर करके और उसको हमको ही बेच देते हैं, आज भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। याद रखिएगा कि आज जो चीज़ें हो रही है वो ट्रेड के फॉर्म पर हो रही है, यहाँ तो फोर्सफुली ना हमारे किसानों को, हमारे फार्मर्स को फोर्सफुली प्रोडक्शन के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो वैसे सिचुएशन पर ये फोर्सफुली सिचुएशन है, करंट सिचुएशन ओपन इकोनॉमी का फॉर्म है जो ट्रेड के फॉर्म पर हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बात आती है किसकी, बात आती है सर सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। और सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब आप बात करते हो तो मेनली तीन पार्ट आपको नजर आते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर,
सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज टर्सरी सेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंडीशन कैसी है। रिसोर्सेस के मैनेजमेंट पर, और रिसोर्सेस कौन सा, तो नेचुरल रिसोर्सेस। तो अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हो, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हो और वहां से आप प्रोडक्शन करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने नेचुरल रिसोर्स का यूज किया, फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ से लैंड और वाटर जैसे नेचुरल रिसोर्स का यूज किया, और उससे आपने क्या प्रोड्यूस किया, तो वहां पर आपने प्रोड्यूस किया वीट, है ना। लैंड और वाटर की जब हम बात करते हैं, तो लैंड और वाटर को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नेचुरल रिसोर्स है, उससे आपने क्या प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया। अब जो वीट है वो क्या हो गया, तो सर वीट जो है उसका प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर में। तो याद रखिएगा कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके और जिन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाने लगते हैं, वो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो कहलाते हैं, जैसे यहाँ वीट की अगर हम बात करें, तो वीट क्या हो गया, वीट हो गया सर प्राइमरी प्रोडक्ट, है ना। और एग्रीकल्चर क्या हो गया, तो सर एग्रीकल्चर हो गया प्राइमरी सेक्टर। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जब प्रोडक्शन होता है, तो जिन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएंगे, वो प्राइमरी गुड्स कहलाएंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाएंगे। और जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जिस एरिया पर हुआ है उसको एग्रीकल्चर जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। तो जैसे माइनिंग, फिशरीज, एग्रीकल्चर, ये जितने भी एरिया हैं ये आप देखोगे तो ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। अब आपने क्या किया, आपने प्राइमरी सेक्टर को यूज किया एज अ रॉ मटेरियल। आपने प्राइमरी सेक्टर को यूज किया एज अ रॉ मटेरियल। आप उसको लेकर गए कहाँ पर, आप उसको लेकर गए इंडस्ट्री पर, और उस इंडस्ट्री पर, है ना, और उस इंडस्ट्री से अगर हम बात करें तो आपने क्या बनाया, आपने बनाया मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। और ये जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होंगे, जब आप इनकी बात करोगे, तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सेकेंडरी गुड्स, है ना। और इंडस्ट्री जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी सेकेंडरी सेक्टर। पॉइंट समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट की जब आप इसको यहाँ से आपने क्या किया, जैसे गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, गेहूं का प्रोडक्शन करके इंडस्ट्री पे लेकर गए, मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म पर आपने क्या किया, आशीर्वाद आटा बनाया, है ना, सिल्वर कॉइन आटा बनाया, और उसको ले जाकर वो सिल्वर कॉइन आटा कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, इंडस्ट्री पे बना है। तो इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी सेक्टर है, और जो आर्ट प्रोडक्ट है वो आपका सेकेंडरी गुड्स है। अब उसको सेल भी तो करोगे, उसकी मार्केटिंग भी तो करोगे, सर्विस का पार्ट हो गया ना। तो सर्विस जो होती हैं, सेवाएं जो होती हैं, अगर आप देखेंगे तो सर्विसेज जो होंगी वो डायरेक्टली क्या कहलाती हैं, वो टर्सरी गुड्स कहलाती है, राइट। और सर्विस का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से हो रहा है अगर हम बात करें तो सर सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, चलिए एक सेक्टर। तो ये जो सेक्टर आपको नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ आप देखो कि सर्विस जो है वो टर्सरी गुड्स है, ठीक है। और ये जो है ये आपके टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन तीन अलग अलग पार्ट पर है, जिसमें एक जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, हालांकि इसका डिवीजन भी है, सब डिवीजन भी है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, फिलहाल तीन याद रखेंगे। सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन तीन पार्ट में है, प्राइमरी सेक्टर जिसको आप बोलते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके और ये चीज़ें हुई हैं।
सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, टर्सरी सेक्टर जहां पर आप सर्विसेज की बात करते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ रूल्स जो हैं वो आपको देखने चाहिए। और उसमें पहला रूल क्या बोलता है, तो वो बोलता है सर डिमांड एंड सप्लाई रूल। अब ये डिमांड एंड सप्लाई रूल जो है वो आखिर क्या बोलता है, तो इसमें दो केस। फर्स्ट केस बोलता है फर्स्ट केस बोलता है कि इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई देन प्राइस विल बी हाई। सेकेंड केस बोलता है इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई देन प्राइस विल बी डाउन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डिमांड और सप्लाई रूल में क्या डिसाइड हो रहा है, तो डिमांड और सप्लाई रूल के बेसिस पर, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड हो रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनके प्राइस डिसाइड हो रहे हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कैसे, तो ये अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वैसे सिचुएशन पर आप देखोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर खरीदने वाले लोग कम हैं, मतलब कि डिमांड आपकी कम हो गई है, बेचने के लिए आपके पास में सामान ज़्यादा है, सेल करने के लिए प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो वैसी सिचुएशन में प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिए कि जब लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो महंगा होता है, जब लोग कम खरीदते हैं तो सामान जो है वो सस्ता होना चालू होता है। बात समझ में आ रही है? ये सारे रूल आप अपने डेली बेसिस पर आप देखते हैं। एक दूसरा रूल और देख लीजिए जिसको आप कहते हो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में दो केस हैं। फर्स्ट केस क्या बोलता है, फर्स्ट केस बोलता है कि इफ प्राइस हाई देन डिमांड डिक्रीजेस। ये बोल रहा है। और सेकंड केस क्या बोल रहा है, तो सेकंड केस बोल रहा है कि प्राइस डाउन देन डिमांड इंक्रीजेस। यहाँ पर जब आप बात करते हो तो कंडीशन कैसी बनती है, यहाँ पर जब आप देखते हैं तो एक कंडीशन जो है वो कैसी बनती है। ठीक है, देखिए है क्या, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोल रहा है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहा है कि सर प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का बढ़ेगा, प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा तो डिमांड में क्या अंतर आएगा, डिमांड में डिक्रीमेंट होगा। और प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का डिक्रीज होगा तो वहां पर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो वहां डिमांड में इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर चीज़ें महंगी होंगी तो वहां पर डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, वो अपने आप बढ़ने लगेगी। तो जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं मार्केट पर, तो मार्केट में जब आप देखोगे तो कंडीशन जो है वो क्या देखने को मिलती है, मार्केट में आपको कंडीशन देखने को मिलती है कि जो सस्ती गाड़ियां होती हैं वो मार्केट पर ज़्यादा हैं, जो महंगी गाड़ियां हैं वो मार्केट पर कम है। बस पर जब आप देखोगे तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि प्राइस बढ़ने से, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि प्राइस बढ़ने से डिमांड में डिक्रीमेंट होगा और प्राइस के कम होने से डिमांड में इंक्रीमेंट होगा। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और अगर डिमांड में इंक्रीमेंट है और उसकी वजह से सप्लाई कम है तो प्राइस में इंक्रीमेंट होगा। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस में डिक्रीमेंट होगा। इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई रूल। समझ में आ रही है? ये है आपका सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें तीन अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात हो रही है। क्लियर है? फिर मैंने आपको अलग अलग इकोनॉमीज के फॉर्म बताए हैं। ठीक है, बिफोर 1947 आपको दो प्रकार की इकोनॉमी नज़र आती है। और फिर हमने पैरेलल, ओपन और क्लोज देखा है। देन उसके बाद कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड उसके पहले हमने देखा। इकोनॉमी क्या होती है उस पर बात की, इकोनॉमिक्स क्या है उस पर बात की, माइक्रो मैक्रो। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में आखिर क्या क्या पोर्शन है, तो दो अलग अलग पोर्शन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है।
चलिए, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हैं। अब मैं आपको, क्योंकि हमारे पास में टाइम है, इसलिए मैं आपको अलग टॉपिक पर लेकर चलता हूँ, और वो हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग। आपके सिलेबस पे लिखा हुआ है प्री में आरबीआई। आरबीआई बस नहीं, बल्कि बैंकिंग में अगर हम बात करें तो जो मेन मेन टॉपिक हैं जो प्री के लिए जरूरी हैं, उतनी चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंक क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर किस इंस्टीट्यूशन को आप बैंक बोलोगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंस्टीट्यूशन को बैंक बोलोगे। तो याद रखिए, बैंक जो है वो क्या करेगा सर, बैंक जो है वो फाइनेंस करेगा, और क्या करेगा, तो सर बैंक जो है वो डिपॉजिट भी करेगा, राइट। एक इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट करे, फाइनेंस करे, और डिपॉजिट किस फॉर्म में, तो डिपॉजिट के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर टर्म डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो फिर पीपीएफ, आरडी, एफडी, ठीक है। जहां पर टाइम आएगा वो आएगा टर्म डिपॉजिट का फॉर्म। जहां पर भी टाइम आएगा वो टर्म डिपॉजिट है, और जिस अकाउंट पर आपके डिमांड के बेसिस पर काम चलेगा वो डिमांड डिपॉजिट है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन वो बैंक कहला सकती है अगर वो फाइनेंस करे, और फाइनेंस करने के साथ साथ वो फाइनेंस करे और फाइनेंस करने के साथ साथ वो डिपॉजिट करे, बट डिपॉजिट में वो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों करेगी, तभी उस इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोल देंगे, हम बैंक बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? तब हम उस इंस्टीट्यूशन को क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे। फटाफट बनाइए इसको। आगे बात करते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो बैंकिंग के फील्ड पर इंडिया में बैंकिंग के फील्ड पर जो अपेक्स अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है आरबीआई। इसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया में बैंकिंग के फील्ड पर जो सबसे अपेक्स अथॉरिटी है उसको क्या बोला जाता है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। और आरबीआई डायरेक्टली आपके सिलेबस पर मेंशन है ना, तो सीधे तरीके से क्वेश्चन इससे पूछता है। नेशनलाइजेशन भी पूछ चुका है आरबीआई का, अगर हम बात करें तो मैं चार्ट के फॉर्म पे आपको वो सारे प्री वाले पॉइंट जो है वो बता दूंगा, सिर्फ आपको वो चार्ट याद रखना है, उसके बाहर आपसे आरबीआई से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई करता क्या है या आरबीआई है क्या, तो आपको पता है कि सर आरबीआई इंडिया में अपेक्स अथॉरिटी है, ठीक है। साथ ही साथ आरबीआई का काम क्या है, तो ये आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं, तो ये याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड फैक्ट जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो आप उसमें ये याद रख सकते हैं कि सर आरबीआई का जो एक्ट है वो कौन सा है, वो है आरबीआई एक्ट 1934। इसके अंडर में अगर आप देखोगे तो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सेकेंड पॉइंट आता है कि इस एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो कब हुआ है, तो सर वो हुआ है 1 अप्रैल 1935, राइट। तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है। क्या इसको सर नेशनलाइज्ड किया गया है, तो इसको नेशनलाइजेशन हुआ है। वो कब हुआ है, तो सर नेशनलाइजेशन हुआ है इसका 1 जनवरी 1949, ठीक है। सर आरबीआई से रिलेटेड क्या कोई कमीशन है, बिल्कुल कमीशन है।
ठीक है। तो इस कमीशन का नाम है हिल्टन यंग कमीशन, इसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। सर आरबीआई की अगर हम बात करें तो फर्स्ट गवर्नर कौन है? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर इसी के साथ अगर आप ये बता दीजिए कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है तो भी याद हो जाएगा। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो हैं वो हैं सी डी देशमुख, राइट। उसके साथ में आरबीआई के सर करंट गवर्नर कौन है? आरबीआई के करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। तो आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 4 डिप्यूटी गवर्नर भी आरबीआई पर काम करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में अगर आप देखिए तो आरबीआई में फैक्ट के फॉर्म पर आपको इतनी चीजें याद रखनी, ठीक है। फटाफट बनाइए। ठीक है, चले अब बात करें सर आरबीआई जो है आखिर काम क्या करता है, आरबीआई के वर्क क्या है? आरबीआई के जो वर्क हैं उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरबीआई का जो वर्क है वो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक। इसका दूसरा काम है नोट प्रिंटिंग करना, ठीक। इसका तीसरा काम है बैंक्स और गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंक के तौर पर काम करना। और इसका फोर्थ जो काम है वो है मेंटेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसका जो थर्ड काम है वो है मेंटेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इसके आरबीआई के अगर हम काम की बात करते हैं तो आरबीआई के अलग अलग काम है, जिसमें सबसे पहला काम आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंडर अगर आप देखोगे तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी रेगुलेशन, ताकि इकोनॉमी को बैलेंस फॉर्म पर बनाए रखा जा सके। उसके बाद आप देखिए तो नोट प्रिंटिंग करती है। नोट प्रिंटिंग के लिए इंडिया पर जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है उसको बोलते हैं एमआरएस, है ना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसके बाद एज अ बैंक के फॉर्म पर काम करेगी। देन उसके बाद देखिए तो मेंटेन एक्सचेंज रेट, मतलब आप बोलते हैं ना कि सर एक, अगर आप देखिए तो आप बोलते हो कि सर $1 के कंपेयर पर इंडियन रुपी कितनी है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे अगर हम बात करें तो डर्टी फ्लोट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, फ्री फ्लोट सिस्टम जो डेवलप्ड नेशन अपनाते हैं, और पेक्ड सिस्टम जो चाइना अपनाता है। इनमें से भारत जो है वो अपनाता है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। और एक और तरीका है जिसको आप बोलते हो परचेजिंग पावर पैरिटी। एक और तरीका है जिसको आप बोलते हो वहाँ तरीके को आप बोलते हो सर ट्रिपल पी। तो ट्रिपल पी के जरिए भी आप क्या करते हो, आप एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हो। तो आरबीआई का अगर काम की बात होगी तो आरबीआई के इतने काम होते हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो आरबीआई बनाती है, ठीक है। और आरबीआई इस पॉलिसी में करती क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी रेगुलेट करना, या लिक्विडिटी रेगुलेशन करने के लिए इस पॉलिसी को बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आफ्टर एवरी 2 मंथ इसको रिव्यू भी करते हैं, ठीक है।
आफ्टर एवरी 2 मंथ रिव्यू होता है। और कब कब जारी होता है, तो 2 बार जारी होता है, अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में। बात समझ में आ रही है? कब कब जारी होता है, अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर लिक्विडिटी रेगुलेट करना, हर 2 महीने में इसको रिव्यू करेंगे, अप्रैल और अक्टूबर में जारी करेंगे। और इसके अपने अलग अलग टूल होते हैं, और वो टूल कौन कौन से होंगे, तो याद रखिएगा कि वो होंगे ट्रेडिशनल टूल एंड नॉन ट्रेडिशनल टूल। ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएंगी, यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएंगी तो मॉनेटरी पॉलिसी के अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, और उस ऑब्जेक्टिव के साथ में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काम करेगी। ठीक है? एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कल की क्लास में। ठीक है? अभी मैं आपको एक बेस बना के जा रहा हूँ, और कल मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वही बताऊंगा, आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा, और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे हम उसको कल की क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।